Goal, nation's leading institute. Hello students, this is Chandan Kumar, physics faculty. In this video we are going to discuss solution of AITS minor test 01, है ना. फिजिक्स सेक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं हम इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. क्वेश्चन नंबर 1. A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. मेन स्केल रीडिंग क्या क्या दे रखा है बच्चे, देखो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है और मेन स्केल रीडिंग क्या है 0 mm मिलीमीटर, ठीक है. फिर दे रखा है हमें सर्कुलर स्केल रीडिंग. सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगा, ये है 66 डिवीजन. और लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्ड्स टू 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल. देखो लीस्ट काउंट जो होता है स्क्रू गॉज का वो होता है 1 MSD अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना. तो 1 mm मेन स्केल का 100 डिवीजन सर्कुलर स्केल के बराबर है. तो यहां से हम लोग लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं और ये हो जाएगा 0.01 mm. क्या हो जाएगा 0.01 mm, है ना. अब हमें इसमें पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द वायर कैलकुलेट करने के लिए. तो जो रीडिंग है डायमीटर जो हो जाएगा बच्चे रीडिंग वो हो जाता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग और इनटू लीस्ट काउंट. मेन स्केल रीडिंग 0 दे रखा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग है 66 डिवीजन और लीस्ट काउंट है बच्चे 0.01 mm. तो यहां से आ जाएगा 0.66 मिलीमीटर. हमारा ऑप्शन सारा का सारा किस में है, सेंटीमीटर में है. तो मिलीमीटर है, सॉरी, हाँ सारा का सारा ऑप्शन किसके अंदर है, सेंटीमीटर के अंदर. तो हमें इसको सेंटीमीटर में लिखना होगा. तो ये हो जाएगा 0.066 सेंटीमीटर. सही ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं. If voltage V and current I गिवन है, दोनों वैल्यू डेटा गिवन है बच्चे. द परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस इज. परसेंटेज एरर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता है R V अपॉन I के बराबर, है ना. और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा R बाई R इक्वल टू डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I. रिलेटिव एरर लिख रहे हैं तो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस जो होगा वो सम ऑफ रिलेटिव एरर इन वोल्टेज एंड करंट के बराबर होगा. एरर सन मेजरमेंट के अंदर हम लोग ऐसे ही करते हैं. अब इसको परसेंटेज एरर में लिखना है तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आंसर सारा का सारा परसेंटेज में है. परसेंटेज में पूछ भी रहा है आपसे. तो हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू 100. डेल्टा V कितना है बच्चे 1.6. V कितना दे रखा है 80 और इंटू 100 आ गया प्लस डेल्टा I हो जाएगा 0.1. I दे रखा है 5 और इंटू 100. तो ये हो जाएगा 160 अपॉन 80 प्लस ये हो जाएगा 10 अपॉन 5. यहाँ से भी 2% आ रहा है, यहाँ से भी 2% आ रहा है. तो आंसर हो गया बच्चे 4%. क्या हो गया 4%. तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, pressure
P is given by equation P equal to a minus x square upon bt, where x is distance and t is time. यहाँ पे x क्या है? distance है, t time है and p pressure है. The dimension of a into b का dimension हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले तो डायमेंशन मेरे को a का निकालना पड़ेगा. देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि a और x स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा, तो जो डायमेंशन a का रहा होगा वही डायमेंशन x स्क्वायर का होगा, और x क्या दे रखा है? डिस्टेंस, तो ये रहा होगा l स्क्वायर. तो a का डायमेंशन तो बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं. फिर हमें लिखना है b का डायमेंशन. तो देखो इस प्रेशर वाले इक्वेशन को, है ना, डायमेंशनली अगर हम लोग देखें तो ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर, इन दोनों का तो डायमेंशन सेम ही होना है तो x स्क्वायर लिख लिया, और नीचे हो जाएगा bt. तो यहाँ से b का जो डायमेंशन है बच्चे वो वही होगा जो x स्क्वायर अपॉन p इंटू टी का होगा. x स्क्वायर का डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं, l स्क्वायर हो जाएगा. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ml t माइनस 2 अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2. ये हो गया बच्चे प्रेशर का, और टाइम का हो जाएगा इंटू टी. तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो ये आ जाएगा m माइनस 1, है ना, और हो जाएगा L3, और t माइनस 1 ऊपर आएगा तो आ जाएगा t. दिस इज द डायमेंशन ऑफ b, है ना. हमें a इंटू बी का डायमेंशन लिखना है, तो हमें a और b को के डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो m माइनस 1 L3 t, तो यहाँ से देखेंगे तो आएगा m माइनस 1, पावर ऐड हो गया तो ये हो गया 3 प्लस 2 5 और इंटू टी. m माइनस 1 l का पावर 5 एंड t. ये ऑप्शन मेरे को दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, है ना. क्लियर है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4. कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. If a unit vector ai plus bj is perpendicular to the vector i plus 2j. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो यूनिट वेक्टर है ai प्लस bj, है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके? i प्लस 2j के. और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है. तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने जा रहा है? 0 होने जा रहा है. तो चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं. तो हो जाएगा i प्लस 2j डॉट, है ना. तो हो जाएगा बच्चे a प्लस 2b, और एक क्या होना चाहिए? 0. क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a जो है वो माइनस 2b के बराबर हो जाएगा, और b को हम लोग लिख सकते हैं माइनस a बाई 2 के बराबर हो जाएगा. अब जो n वेक्टर है बच्चे, यूनिट वेक्टर, है ना, जो यूनिट वेक्टर है उसको मैं लिख सकता हूँ ai प्लस bj को मैं लिख सकता हूँ ai b के जगह पे लिख सकता हूँ बच्चे. तो ये हो जाएगा माइनस a बाई 2 j कैप. अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, है ना. तो इसको आगे फर्दर इसको इस तरफ कर देता हूं मैं. इसको फर्दर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यूनिट वेक्टर का वो हो जाएगा ai माइनस बी a बाई 2 जे कैप का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट, और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1, है ना. अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 5a स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1. a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 बाई 5, a इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई रूट 5 प्लस माइनस, है ना. ठीक है. अब b लिखेंगे बच्चे तो b हो जाएगा माइनस a बाई 2 होता है ना. तो अगर यहाँ से मैं प्लस ले लूँ 2 बाई रूट 2 5 लूँ 2 बाई रूट 2 5, तो क्या हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, मतलब माइनस 1 बाई
√5 हो जाएगा, प्लस लेंगे तो, माइनस लेंगे तो कुछ और ऑप्शन होगा। तो दो ऑप्शन बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ए का वैल्यू, ए तो होगा ही नहीं, ए होना ही नहीं है, हाँ ए हो सकता है ना, तो बी का वैल्यू ए होगा। अगर इसको नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव होगा, तो वही ऑप्शन पॉसिबल है ना। तो 2/√25 और -1/√25 क्लियर है। तो यही दोनों इसके सॉल्यूशन हो गए। तो सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। 5 नंबर में क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस in such a way that its coordinate varies with time according to the equation x equal to 15 minus 60 plus t square. The velocity of the particle will be, x दे रखा है और x कितना है 15 minus 60 plus t square, है ना। और हमें क्या लिखना है बच्चे, हमें लिखना है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो dx/dt लिखेंगे, dx/dt लिखेंगे तो इसका 0 हो जाएगा, इधर -6 हो जाएगा और इधर 2t हो जाएगा। डिफरेंशिएट करने के बाद यही आएगा, यानी कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन आ रहा है अपना, वो आ रहा है 2t - 6। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, है ना, उसमें वेलोसिटी का पूछ रहा है हमें टाइम के साथ ग्राफ, तो वीटी ग्राफ है सारे के सारे, तो वीटी ग्राफ हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, y = mx + c, और यहाँ से स्लोप निकल के आएगा 2 जो कि पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। और जो c बाई इंटरसेप्ट है बच्चे वो नेगेटिव है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग ग्राफ बनाएं v और t के बीच में, तो बाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा इधर, है ना, और स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 मैच कर रहा है ना। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 5 का करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चे, आंसर नंबर 2। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। The position vector of a particle is r equal to a cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. The velocity of the particle is, हमसे पूछ रहा है velocity of particle। अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है और आपको याद होगा, अगर याद है तो आप इसको देख के ही पहचान जाओगे, है ना। ये रेडियल वेक्टर का इक्वेशन है। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो आर वेक्टर का इक्वेशन यही लिखते हैं। याद करो, अगर आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए। तो इसको देख के ही आंसर हो जाएगा। अगर ये रेडियस वेक्टर है तो वेलोसिटी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, माइनस में होगा। तो देख लो, तो हमसे पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर होगा पोजीशन वेक्टर के, है ना। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, आर लिख लो, दे रखा है a cos ओमेगा टी आई कैप प्लस a sin ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, वहां से वेलोसिटी लिखेंगे तो dr/dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे cos का -a ओमेगा cos का हो जाएगा sin ओमेगा टी आई कैप प्लस a ओमेगा cos ओमेगा टी जे कैप। ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। अब r.v कर लो, तो जब r.v करेंगे तो हो जाएगा, देखिए -a² ओमेगा cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है, और प्लस इधर करेंगे तो वापस a² ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, है ना। डॉट प्रोडक्ट किया है, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ हमने
मल्टीप्लाई किया है, तो देखेंगे ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों ही क्या है, सेम है। इसका मतलब है 0 आ रहा है, और डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि R इज परपेंडिकुलर टू V। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो पता ही होना चाहिए। तो सही ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। The initial velocity of a particle of mass 3 kg is 5I plus 6j meter per second. A constant force of minus 30 J Newton is applied on the particle. Initially, the particle was at 0, 0. Find the x coordinate of the particle where its y coordinate is again 0. अब ध्यान से पढ़ेंगे तो पार्टिकल इनिशियली ऑरिजिन पे है ना। ए एक्स एक्सिस ले लेते हैं, है ना। ए हो जाएगा बच्चे बाई एक्सिस, दिस इज बाई एक्सिस। वेलोसिटी है 5I प्लस 6j, मतलब वेलोसिटी इधर दे रखा है 5I प्लस 6j। और एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स है -30J और मास है 3, तो आ जाएगा -10I कैप, -10J कैप, सॉरी। तो एक्सेलरेशन है -10J कैप, है ना। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। बच्चे प्रोजेक्टाइल ऐसे पाथ बनाने वाला है, बोल रहा है क्या, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर बाई कोऑर्डिनेट 0। तो बाई कोऑर्डिनेट तो एक्स पे ही 0 होगा, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, मतलब आपसे रेंज पूछ रहा है, ठीक है। अब रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux u बाई अपॉन जी। यहाँ पे a ही g है, a बोल लो g बोल लो, सब वैल्यू सेम ही दे रखा है। तो 2 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 10, ये आएगा 6 मीटर। तो आंसर आ चुका है 6 मीटर। अब ऐसे नहीं, मान लो ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हो सवाल को, ऐसा हो सकता है कि आप नहीं पकड़ पा रहे हो, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तब भी हम लोग कर सकते हैं। चलो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है बच्चे 5I कैप प्लस 6j कैप, है ना। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन दे रखा है -10J कैप, ठीक है, ठीक है, ओके। अब S इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन है, ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, तो फाइनल जो भी पोजीशन वेक्टर होगा वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी होगा, ठीक है। तो S वेक्टर लिखेंगे तो बाई का तो बोल रहा है हमें 0, x का हमें नहीं पता, तो x I कैप प्लस बाई वाला तो 0 हो गया, वो लिखना ही नहीं हमें। ये हो गया बच्चे 5I कैप प्लस 6j कैप और माइनस टाइम इंटू टी हो गया t माइनस हाफ एक्सेलरेशन -10J इंटू टी स्क्वायर, ठीक, क्लियर है। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो आ जाएगा xI कैप, बाई वाला पार्ट तो 0 है, इधर हो जाएगा बच्चे 5TI कैप प्लस 6TJ कैप और माइनस 5T स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पहले ही माइनस हमने ऑलरेडी ले रखा है, J कैप, ठीक। एक तो ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये 5TI कैप हो गया प्लस 6T माइनस 5T स्क्वायर J कैप हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, I वाला I वाले की इक्वल, तो x इक्वल टू 5T हो गया, है ना। हमसे x पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है। दूसरा
दूसरा यहाँ से क्या हुआ 6t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से t इक्वल टू लिखेंगे बच्चे, तो t इक्वल टू आएगा 6/5। क्या आ जाएगा t इक्वल टू 6/5। जैसे बाई वाले को मैंने 0 कर दिया, x वाले को इक्वेट कर दिया, बाई वाले को भी इक्वेट कर दिया, तो बाई वाला 0 है तो 0 के इक्वेट हुआ, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ से t मिल गया है, यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो 5 इंटू टी के जगह पे 6/5, 6 मीटर। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं लिखने में दिक्कत होता हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, x वाले का अलग इक्वेशन लिख लो, बाई वाले का अलग इक्वेशन लिख लो, और उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो आपको समझ में आ गया होगा, सही ऑप्शन आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A cart of mass 1800 kg is moving with constant speed 15 meter per second. Due to heavy rain, water is entering in cart with rate of 20 kg per second, as shown in diagram. Then velocity of cart after 3 minutes will be, है ना। देखो बच्चे, इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा कार्ट का, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, तो एक्स में इनिशियल एंड फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे तो हो जाएगा 1800 इंटू वेलोसिटी दे रखा है 15। बाद में बच्चे मास बदल गया, 1800 तो पहले से ही मास था, और प्लस 20 kg पर सेकेंड, 20 kg पर सेकेंड वाटर इंक्रीज हो रहा है ना। तो पर सेकेंड कितना, 3 मिनट में पूछ रहा है, मतलब 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड में ये मास हो जाएगा। 1800 पहले से था, 20 इंटू 180 और इंटू वेलोसिटी v, है ना। तो हो जाएगा 1800 इंटू 15, यहाँ से देखोगे तो आएगा 1800 इंटू 3 इंटू v, है ना, कट गया। v इक्वल टू आया बच्चे 15/3, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो सही ऑप्शन बना क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Angle of repose for a rough inclined surface is 37 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, जिस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। इट्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। 37 डिग्री पे स्टार्ट करेगा, लेकिन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है जी, 30 डिग्री। ये है 30 डिग्री, और एंगल ऑफ रिपोज है ना, एंगल ऑफ रिपोज वो है 37 डिग्री। मतलब 37 से कम में तो स्लाइड ही नहीं करेगा बच्चे। स्टार्ट करने के लिए, स्लाइडिंग स्टार्ट होने के लिए मिनिमम एंगल इंक्लाइन प्लेन का कितना होना चाहिए, 37। उससे पहले वो स्टार्ट ही नहीं करेगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, 0। तो 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, force applied on a block moving in a one dimension is producing a constant power, then motion should be uniformly accelerated। पावर को क्या बोल रहा है, कांस्टेंट। पावर क्या है, कांस्टेंट, है ना। तो अगर पावर कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम के बराबर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मान लो रेस्ट से कर रहा है तो हाफ mv² p इंटू टी। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि v² इज प्रोपोर्शनल टू टी, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt,
डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1/2 माइनस 1/√t के प्रोपोर्शनल आएगा, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड तो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, है ना। नेक्स्ट, दिस कांस्टेंट पावर मल्टीप्लाइड विद द टाइम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये दूसरा स्टेटमेंट सही है ना। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। A drum of radius r and mass m rolls down without slipping along an inclined plane of angle theta. The friction force, एक inclined plane है और इस पे एक ड्रम जो है ना, वो क्या कर रहा है बच्चे, रोल करते हुए नीचे आ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब रोलिंग होता है, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग का बात कर रहा है क्या, नहीं कुछ बोल रहा है तो प्योर रोलिंग का ही बात होगा। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होता है, फ्रिक्शन वर्क नहीं करता है बच्चे। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा होता है वो पॉइंट रेस्ट में रहता है, वो डिस्प्लेस नहीं करता है उस इंस्टेंट पे। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट जहां पे फोर्स लग रहा है। लेकिन जब प्योर रोलिंग की बात हम लोग करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 0 होता है, तो वहां पे फ्रिक्शन तो लगता है लेकिन वो पॉइंट डिस्प्लेस नहीं हो रहा होता है किसी भी इंस्टेंट पे देखेंगे तो। और इसलिए जो फ्रिक्शन है वो प्योर रोलिंग मोशन के केस में वर्क नहीं करता है ना। प्योर रोलिंग के केस में वर्क नहीं करता। अच्छा, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, तो फ्रिक्शन नहीं होता बच्चे तो ये रोल करता ही नहीं, ये सिंपली स्लाइड करके नीचे आता। क्या करता, स्लाइड करके नीचे आता। तो इस केस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो भी होता वो सब के सब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होता। कैसा होता, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। फ्रिक्शन के वजह से क्या हुआ, फ्रिक्शन के वजह से इस पे टॉर्क लगने लगा, ड्रम के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लगने लगा, और टॉर्क के वजह से रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो जो एनर्जी इसके पास ट्रांसलेशनल होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अब उसके पास वो ट्रांसलेशनल फॉर्म में भी है और रोटेशनल फॉर्म में भी है। मतलब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दे रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एज अ हीट, ये तो गलत है क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया वर्क डन क्या हो जाता है, फ्रिक्शन का 0। डिक्रीजेज द रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, कन्वर्ट्स ट्रांसलेशनल एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। तो सही आंसर आपको मिल चुका है। क्लियर है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। A satellite S is moving an elliptical orbit around the Earth. The mass of the satellite is very small as compared to the mass of Earth. Then इसमें से कौन सा सही है। अर्थ हो गया बच्चे, मान लो ये अर्थ है ना। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई सैटेलाइट, छोटा सा सैटेलाइट रोटेट कर रहा है ना। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशनल लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा, सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ लग रहा होगा। तो अगर नेट फोर्स सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो एक्सेलरेशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। टॉर्क बच्चे, इस फोर्स का अर्थ के अबाउट कोई टॉर्क नहीं होगा, तो टॉर्क 0 है, तो L कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम बच्चे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होगा, वेरिएबल होगा। सारे ऑप्शन चेक कर लीजिए। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, वो तो कंजर्व ही होता है तो गलत हो गया, नॉट कंजर्व बोल रहा है। वेरीज पीरियडिकली टाइम बोल रहा है। द एंगुलर मोमेंटम चेंजेज इन डायरेक्शन, गलत है। द एक्सेलरेशन ऑफ
एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, सही है। द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, गलत है। मैग्नीट्यूड में बात कर रहा है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ द एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहेगा ना। क्यों नहीं कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो जब पास होता है, क्लोजर होता है, स्पीड ज़्यादा होता है, दूर होता है तो स्पीड कम होता है। ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा। तो 12 का सही आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम फॉर द प्रोसेसेस विद आइडियल गैस। देखो आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में हम लोग जानते हैं, आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 होता है। अब जब डेल्टा यू 0 हो गया, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो गया। ऑप्शन चूज कर लो ए। डेल्टा यू 0 कौन सा है? 3 मैच करेगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू 4 है बच्चे, 4 मैच करेगा। ठीक है। बी एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 होता है, डेल्टा डब्ल्यू माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है। तो देख लो डेल्टा क्यू 0 2 है, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा यू कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये दूसरा मैच नहीं कर रहा है। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में बच्चे वर्क डन 0 होता है, और जब वर्क डन 0 हो जाएगा तो डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होगा। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू पहला ऑप्शन है, देखिए है ना, वर्क डन 0 का ऑप्शन नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में बच्चे डेल्टा यू 0 होता है, और डेल्टा यू 0 होगा तो डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो डेल्टा यू 0 तीसरा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू चौथा। तो यही है 3 4, पहले तो 3 4 मैच करेगा, तो 3 4 एक यहाँ है और एक यहाँ है। दूसरा में 2 होगा तो 2 यहाँ है, यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया। तीसरा में 1 होगा, सही है। चौथा में 3 और 4 होगा। तो सही ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 14। चलिए two bodies of mass 2 kg and 1 kg have position vector 2i plus 3j plus k and minus a minus 3j k 3j plus k respectively. The center of mass of the system has a position vector. Center of mass RCM पूछ रहा है, RCM पूछ रहा है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 है 2, r1 है 2i प्लस 3j प्लस k, m2 दे रखा है 1 kg, दूसरा वाला मास है 1 kg, और माइनस आई माइनस 3j प्लस के अपॉन मास हो जाएगा 2 प्लस 1 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 2 2 4 माइनस 1 3i कैप आएगा, 6 माइनस 3 3j कैप आएगा, 2k प्लस के 3k कैप आएगा, अपॉन नीचे 2 प्लस 1 3 हो गया। तो आया बच्चे i प्लस जे प्लस के, और 14 का सही ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 नंबर। अ टैंक फिल्ड विद वाटर हैज अ होल एट अ सर्टेन हाइट फ्रॉम इट्स बॉटम. The volume of water emerging out per second from the hole does not depend upon velocity of efflux. Velocity of efflux होता है बच्चे √2gh, where h is the level of height of tank from the hole, है ना। एंड हमसे यहाँ पे पूछ रहा है the volume of water emerging, मतलब rate of flow पूछ रहा है, rate of flow Q a इंटू वी होता है बच्चे, तो हो जाएगा a इंटू √2gh। तो क्रॉस एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, है ना। तो एक तो हो गया, हमसे पूछ रहा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो इसमें g भी है, h भी है, a भी है,
तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है? 1 पे, है ना। डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर of two soap bubble is 1:4, then the ratio of their surface area will be, है ना। सोप बबल का जो एक्सेस प्रेशर होता है डेल्टा पी बच्चे, वो होता है 4T/R, है ना। तो यहाँ देखेंगे तो डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना। तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 लिखेंगे तो आएगा R2/R1, और R2/R1 हमें दे रखा है 1/4। तो यहाँ से R1/R2 हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आएगा 4। हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, मतलब A1/A2 पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं एरिया होता है 4πr², एरिया इज प्रोपोर्शनल टू R²। तो A1/A2 इज क्या हो जाएगा? R1/R2 के स्क्वायर के बराबर, तो हो जाएगा 4/1 का स्क्वायर 16, है ना। तो A1/A2 हो जाएगा 16/1। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? अगला सवाल चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A point P moves in a counterclockwise direction on a circular path as shown in the figure. The moment of P is such that it sweeps out a length s equal to T⁴ plus 8। ये वाला जो लेंथ है वो दे रखा है, s इक्वल टू है T⁴ plus 8। ठीक है। वेयर s इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। द रेडियस ऑफ द पाथ इज r दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है ना। द एक्सलरेशन ऑफ p, तो सबसे पहले तो यहाँ से वेलोसिटी लिखेंगे बच्चे ds/dt। तो ds/dt हो जाएगा ये 4t³, है ना, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा dv/dt, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा dv/dt। और ये हो जाएगा बच्चे 12t²। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखेंगे t इक्वल टू कितने टाइम पे? 2 सेकेंड पे। तो हो जाएगा 12 × 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे बच्चे सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, तो एक और एक्सेलरेशन होगा। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है एंड रेडियल एक्सेलरेशन भी होता है, जिसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो AR अगर लिखें तो वो हो जाएगा v²/r, है ना। अब हमसे कब पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो हमें तो सब पहले वेलोसिटी 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा Q 32 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो 32 का स्क्वायर अपॉन 16, तो 32 × 32/16, तो हो गया 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया? 64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? अब यहां से नेट एक्सेलरेशन लिखेंगे तो √अंडर A टेंजेंशियल प्लस A रेडियल का स्क्वायर हो जाएगा। A टेंजेंशियल लिखेंगे तो A टेंजेंशियल हमने कैलकुलेट किया है 48 का स्क्वायर, और इधर हो गया 64 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6400। आंसर हो जाएगा कितना? 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 18. A lead bullet of unknown mass is fired with a speed of 240 meters per second into a tree in which it stops, assuming that this process 3/5 of heat produced goes into the bullet and 2/5 into wood. The temperature of the bullet rise by a specific heat दे रखा है. एक तो वेलोसिटी दे रखा है 240 मीटर पर सेकेंड, मास नहीं दे रखा है, मास कट जाएगा, मास का जरूरत भी नहीं है, तो वेलोसिटी दे रखा है और दे रखा है स्पेसिफिक हीट जो कि है 0.12 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी. इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 120 जूल पर केजी पर डिग्री सी. ग्राम को केजी में चेंज कर दिया बच्चे, 120 वैल्यू हो जाएगा. ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वही हीट में कन्वर्ट हो रहा है ना. तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एम एस डेल्टा थीटा, है ना. और वो कहां से हीट आ रहा है बच्चे, तो काइनेटिक एनर्जी का 3/5 पार्ट आ रहा है, तो 3/5 और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर. तो इतना, इस काइनेटिक एनर्जी का 3/5 हीट में चला गया. ठीक है, तो यहां से m और m कट जाएगा. हमसे राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा हो गया 3v स्क्वायर अपॉन 10s. तो 3v स्क्वायर हो गया 240 इंटू 240, 10 इंटू 120 हो गया, तो 2 टाइम्स कटा, इससे एक कट गया, ये बच गया 24 इंटू 6 और ये आ जाएगा बच्चे 144. क्या हो जाएगा, 144 डिग्री सी. 18 का सही आंसर निकल के आ रहा है बच्चे ऑप्शन नंबर 3. क्लियर है, तो 18 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं. 19, the mean free path for a gas which with molecular diameter d and number density n can be expressed as. अब इसमें कुछ है नहीं, ये फॉर्मूला है मीन फ्री पाथ का. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होता है 1/√2n पाई डी स्क्वायर, 1/√2n पाई डी स्क्वायर. हाँ, तो सही आंसर इधर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. आगे चलते हैं, 20 नंबर देखेंगे. द क्वांटिटी पीवी अपॉन केटी रिप्रेजेंट, हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू एन केटी होता है ना. तो एन इक्वल टू हो जाएगा पीवी अपॉन केटी. एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस. नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में इसी इक्वेशन को लिखेंगे तो पीवी इक्वल टू एन आर टी होगा. आर आएगा यहाँ पे जब नंबर ऑफ मोल्स आएगा. क्लियर है, तो सही आंसर हो गया 20 का ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे. चलिए 21. हाँ, pressure versus temperature graph of an ideal gas is shown in figure. Density of the gas at a point A is rho naught, density at B. सबसे पहले तो रिलेशन देख लेते हैं. PV इक्वल टू होता है बच्चे nRT. PV n को लिखेंगे मास अपॉन मॉलिकुलर मास RT. ठीक है, और यहाँ से लिखेंगे V अपॉन m वॉल्यूम, यहाँ से लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, तो Pm अपॉन RT आएगा. देख लीजिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं. डेंसिटी क्या होता है, Pm अपॉन RT, है ना. क्या होता है, Pm अपॉन RT. तो यहाँ देख रहे होंगे जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है P/T के, है ना. तो रो A अपॉन रो B लिखेंगे तो हो जाएगा P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो PA अपॉन PB, है ना, और T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो TB अपॉन TA. ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं.
तो इनिशियली डेंसिटी दे रखा है बच्चे रो नॉट, तो ए पे डेंसिटी है रो नॉट, बी पे डेंसिटी कैलकुलेट करना है, पी ए पी नॉट पी बी 6 पी नॉट, तो 6 पी नॉट डाल दिया, इंटू टी बी 3 टी नॉट, टी ए टी नॉट, टी नॉट कट गया, पी नॉट कट गया, रो बी इक्वल टू हो गया 2 रो नॉट, 2 रो नॉट। तो 21 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे? अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। Three moles of an ideal monoatomic gas is undergoes a transition from A to B. A से B गया है, ठीक है। Along the path AB as shown in the figure, the change in internal energy of the gas during the process is change in internal energy डेल्टा U होता है बच्चे NCV डेल्टा T, ठीक है। NCV मोनोएटॉमिक गैस है, आपको पता होगा मोनोएटॉमिक के लिए CV का वैल्यू 3/2R आता है ना। तो इसको मैं N इंटू 3/2R डेल्टा T भी लिख सकता हूँ, ठीक है। डेल्टा T का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर एट A, टेम्परेचर एट B। टेम्परेचर एट A लिखेंगे तो PA VA अपॉन NR आएगा, B पे लिखेंगे तो PV VV अपॉन NR आएगा, ठीक है बच्चे। तो चलिए लिखते हैं, तो 3/2 बाहर आगे इंटू NR, टेम्परेचर फाइनल यहाँ का टेम्परेचर मतलब PVVV अपॉन NR माइनस PAVA अपॉन NR। NR कटेगा, आएगा 3/2 PVVV माइनस PAVA। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, 3/2 B का प्रेशर 4 हो गया, 3 हो गया, तो ये हो गया 12 माइनस A का प्रेशर 10 और इंटू 2 20 है ना, और 1 किलो पास्कल है, मीटर क्यूब है ना, तो 1 किलो जूल बन जाएगा। तो 3/2 यहाँ से आ जाएगा बच्चे -8 इंटू किलो जूल लिख लेते हैं, है ना, किलो जूल। तो हो गया -12 किलो जूल, है ना, 4 से कट जाएगा, -4 इंटू 3 -12 किलो जूल। 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? तो 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 23। In a steady state, the temperature at the end A and B of 30 centimeter long rod AB are 150 and 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। एक रॉड है जिसका लेंथ दे रखा है 0 हो गया बच्चे, इधर 30 सेंटीमीटर हो गया, 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर दे रखा है 150 और यहाँ का टेम्परेचर दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक जगह 150 डिग्री सेल्सियस है और एक जगह 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट 18 सेंटीमीटर, इधर कहीं 18 सेंटीमीटर पे, मतलब ये वाला लेंथ हो गया 18 सेंटीमीटर और ये वाला लेंथ हो गया बच्चे 12 सेंटीमीटर, 30 माइनस 18 12 सेंटीमीटर, है ना। हम लोग जानते हैं एक रॉड है ना, तो जो हीट करंट है ना, dQ/dt इधर और इधर बराबर रहेगा, I1 I2 बराबर रहेगा, है ना। तो I1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा KA डेल्टा थीटा, यहाँ का टेम्परेचर मान लिया बच्चे T, है ना, तो 150 माइनस T अपॉन लेंथ कितना है 18 इक्वल टू KA, यहाँ का टेम्परेचर डिफरेंस तो T माइनस 0, इधर का करंट इज इक्वल टू इधर का करंट, इधर है 12 कट गया, है ना। तो यहाँ से 150 माइनस T इक्वल टू 3/2T हो जाएगा, 18 इधर मल्टीप्लाई हो गया बच्चे 3/2 आ जाएगा, और T को इधर ले आऊँ तो ये 3/2 प्लस 1 5/2T हो जाएगा,
5/2 टी हो गया 150, तो टी इक्वल टू हो गया 150 इंटू 2/5 60 डिग्री सेल्सियस। कितना आया? 60 डिग्री सेल्सियस। तो 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 23 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। अ थिन रॉड ऑफ लेंथ f/4 is placed along the principal axis of concave mirror of focal length f such that one end at 2f and the other end at less than 2f. Calculate the magnification. Magnification कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखिए। ए ऑब्जेक्ट है ना, ए ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर है बच्चे। A thin rod of f/4 is placed along the principal axis of concave mirror of focal length such that it one end 2f and other end at distance less than 2f, है ना, मतलब ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेस देन 2f बोल रहा है इसलिए ऑब्जेक्ट है, और इधर बन रहा है इमेज। तो बच्चे 2f वाला का इमेज 2f पे ही बनता है, इसका इमेज निकाल लेते हैं, इस वाले पॉइंट का इधर इमेज बनेगा, है ना। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू लिखेंगे, है ना, तो माइनस में क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 2f माइनस f/4, ये आएगा माइनस 7f/4, 8 माइनस 7f/4। फोकल लेंथ तो माइनस f के बराबर होगा, माइनस इसलिए क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना। चलिए, है ना, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पहले ही गिवन है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट f/4 दे रखा है, क्या है? f/4। क्लियर है बच्चे? क्लियर है। अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब पुट कर लेते हैं साइन कन्वेंशन के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस f माइनस, यहां पे आ जाएगा माइनस 7f/4, ठीक है। अगर यहां पे मैं एलसीएम लेता हूं तो 7f आएगा, 7f आएगा बच्चे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 7 और इधर हो जाएगा प्लस 4, v हो जाएगा माइनस 7f/3, ये v हो गया, ठीक। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज हो जाएगा बच्चे 7f माइनस 2f/3। यहां पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि इधर इमेज बना है, तो 2f माइनस 7f/4, तो हो जाएगा, ये आएगा बच्चे f/4, क्या आएगा? f/4 नहीं है, f/3, 7f/3 है, तो ये हो गया 3, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7f/3, है ना। ए वाला डिस्टेंस अब माइनस ए वाला डिस्टेंस, इमेज का साइज हो जाएगा, क्लियर है। तो 7f/3 माइनस 2f, तो हो जाएगा f/3, क्या हो जाएगा बच्चे? f/3। मैग्निफिकेशन हो जाएगा माइनस साइज ऑफ इमेज जो कि आ रहा है f/3, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और आएगा माइनस 4/3, क्या आ जाएगा? माइनस 4/3। सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। पहले हमने इस ए का पोजीशन कैलकुलेट किया, यू कैलकुलेट किया, फिर उसी के अकॉर्डिंग वी कैलकुलेट किया, इसका कहाँ पे इमेज बन रहा है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमें पता है f/4, हमें मिल जाएगा जैसे ही ए का जो इमेज बनेगा वो पॉइंट मिलेगा। ए वाला साइज पूछ रहा है तो v माइनस
2f लिखेंगे, है ना, तो ये वाला साइज मिल जाएगा, वही किया है हमने, ठीक है। तो v माइनस 2f किया है तो साइज ऑफ इमेज मिल गया, फिर मैग्निफिकेशन हो गया साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 24 कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं 25। 25 two plano concave lenses of glass of refractive index 1.5 have radii of curvature 40 and 60 centimeter. They are placed in contact with curved surface towards each other, and the space between them is filled with liquid of refractive index 7/5. Find the focal length of the system. क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि दो प्लेनो कॉनकेव लेंस लिया गया है, प्लेनो कॉनकेव लेंस, है ना, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस, और उसको इस तरीके से रखा गया है साइड बाय साइड, ऐसे, ठीक है बच्चे। ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, और इसमें भर दिया है पानी, लिक्विड, इसमें क्या फिल कर दिया है, लिक्विड। तो ये लिक्विड भी एक लेंस की तरह काम करेगा, तो ये इसको आप मान लीजिए तीसरा लेंस है। अब प्लेनो कॉनकेव लेंस का अगर फोकल लेंथ की बात करें बच्चे, तो फॉर्मूला जो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, फॉर्मूला है। तो इसको लिख लेते हैं म्यू माइनस 1 1/r1, पहले का लिखूंगा, अगर प्लेनो कॉनकेव का मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला एक बार, वैसे याद होना चाहिए, माइनस में r अपॉन म्यू माइनस 1 होता है, नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। पहले सरफेस का इन्फिनिटी हो गया तो ये 0 हो गया, माइनस दूसरे वाले का r हो गया, तो f आता है बच्चे माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1, प्लेनो कॉनकेव का, किसका, प्लेनो कॉनकेव का। अब यहां से मैं f1 बहुत आसानी से लिख सकता हूं, f1 हो जाएगा माइनस ऑफ r कितना है, पहले वाले का है 40 अपॉन 1.5 माइनस 1 माइनस 80 सेंटीमीटर आ गया f1। इसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो भी प्लेनो कॉनकेव है, f2 लिख सकता हूँ, f2 लिखूंगा तो माइनस दूसरे वाले का है बच्चे 60 1.5 माइनस 1, तो ये फिर से क्या आ गया, फिर ये आ गया माइनस 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच गया तीसरा बीच वाला, उसका हम लोग क्या, उसका क्योंकि दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, इसलिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, म्यू के जगह पे 7/5 आएगा माइनस 1/r1। देखो पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, कितना है 40, माइनस दूसरे वाले का बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर आएगा तो माइनस लिखेंगे, माइनस में 60, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/5, तो हो जाएगा 1/40 प्लस 1/60, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेंगे, 120 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। f इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर आ रहा है ना। अब यहाँ पे 3 लेंसेज हैं, 1/f इफेक्टिव हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, यही होगा ना। तो चलिए पुट कर लेते हैं, 1/1 है माइनस 80 और दूसरा है 120 माइनस में 1/60, ठीक है। अब इसको आगे अगर एलसीएम ले लिया जाए तो 240 आएगा बच्चे, और आएगा -3 -2 प्लस 4, और यहाँ से f इफेक्टिव अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 240 अपॉन -5 प्लस 4 -240 आएगा। तो इफेक्टिव कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ आ रहा है वो -240 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब ऑप्शन 3 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
26 number. If the angle of prism is 40 degree and the angle of minimum deviation is 30 degree, then the angle of refraction will be, है ना. मिनिमम डेविएशन के केस में बोल रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 40, ए दे रखा है 40 डिग्री एंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 30 डिग्री. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी, तो मिनिमम डेविएशन के टाइम पे आर जो है बच्चे वो a/2 के बराबर होता है. R1 R2 बराबर हो जाता है, R1 इक्वल टू R2, R इक्वल टू a/2 के बराबर होता है. तो a कितना दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म 40/2, तो R हो जाएगा 20 डिग्री. कितना हो जाएगा 20 डिग्री. तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27. हाँ, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, है ना. क्या दे रखा है FO दे रखा है 80 सेंटीमीटर और FE दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर. To view an object 400 centimeter away from the objective, the lens must be separated by the distance. Length of telescope पूछ रहा है बच्चे. सबसे पहले तो हम लोग लेंस फार्मूला यूज करते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f. 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f प्लस 1/u. 1/f f दे रखा है कितना 80 प्लस u हो जाएगा -400. एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से 400 आ जाएगा 5 माइनस 1 आ जाएगा 1/v आ जाएगा. यहाँ से v कैलकुलेट करेंगे बच्चे तो 400/4 100 सेंटीमीटर v आएगा. v क्या आ जाएगा 100 सेंटीमीटर. l इक्वल टू हो जाता है बच्चे v0 प्लस fe. तो हो गया 100 प्लस FE दे रखा है 6 सेंटीमीटर, दैट इज 106 सेंटीमीटर. तो सही आंसर हो गया 27 का ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है. तो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 3/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी. हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे I0 cos स्क्वायर 5/2 के बराबर होता है इंटेंसिटी का रिलेशन. अब इस सवाल में जो बोल रहा है कि जो I है गिवन है I इज 3/4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी 3/4 I0. तो I के जगह पर रख देता हूँ 3/4 I0, इधर हो जाएगा I0 cos स्क्वायर 5/2. ठीक है. cos स्क्वायर 5/2 इक्वल टू √3/2. 5/2 इक्वल टू कितना √3/2 मतलब 30 डिग्री. π/6 सॉरी. तो 5 इक्वल टू आ गया π/3. अब फाई का एक रिलेशन होता है फेज डिफरेंस का, होता है बच्चे 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स लिखूंगा तो हो जाएगा लैम्डा इंटू 5/2π. तो लैम्डा अपॉन 2π. फाई हमने कैलकुलेट किया यहाँ से कितना आया है π/3. तो डेल्टा एक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो λ/6 हो जाएगा. डेल्टा एक्स बराबर होता है बच्चे डी साइन थीटा के. तो साइन थीटा हो जाएगा λ/6 डी के, और यहाँ से थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स λ/6 डी के. तो λ/6 डी सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है. कहीं कोई समस्या नहीं रहा होगा. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29. 28 का फोर्थ ऑप्शन है 29. हाँ, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन में बच्चे डिफ्रैक्शन में जो एंगुलर विड्थ होता है ना, इधर 0 है, इधर λ/a, इधर -λ/a है ना. तो जो
सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विड्थ होता है 2 लैम्डा बाई ए। तो आपसे बेसिकली है ना विड्थ क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ जो है, एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का हो जाता है 2 लैम्डा बाई ए। 2 लैम्डा को लिखूंगा तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 एंगस्ट्रम में है तो मीटर में लिख दिया, और अपॉन ए होता है विड्थ ऑफ स्लिट। विड्थ ऑफ स्लिट को ही ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ए हो गया 2 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻7 कट गया, 2 कट गया, 4 रेडियन आया। क्या आया? 4 रेडियन। तो 29 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर। 2 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल -20। 2 प्लेट हैं और एक 40 पे है और एक -20 वोल्ट पे है, ठीक है बच्चे। और इसके बीच का जो सेपरेशन है D वो है 4 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डेल्टा V अपॉन डी, ये हो जाएगा 40 माइनस ऑफ 20 अपॉन डी, 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 4 इंटू 10⁻2, 15 इंटू 10⁻2, 15,000। क्या आ जाएगा? 15,000 वोल्ट पर मीटर। कितना हो जाएगा बच्चे? 15,000 वोल्ट पर मीटर। 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या बोल रहा है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटी C। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। The separation between the plate is tripled and the dielectric medium is introduced between the plates and the capacity becomes 8/3C। तो 8/3C हो गया जब हमने D को ट्रिपल कर दिया और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो हो गया K/3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये हो गया 8/3C। तो यहाँ से कंपेयर करो, C है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। तो ये बराबर, मतलब 8/3 इक्वल टू K/3, मतलब K इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? 8। तो सही ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन है 4 नंबर। तो 31 का करेक्ट आंसर है 4 नंबर। क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 8 cells each of EMF E and internal resistance R are connected in series across an external resistance R. By mistake one of the cell is connected in reverse, then the current in the external circuit। आपको करंट का फॉर्मूला शायद याद होगा। I इक्वल टू हो जाता है बच्चे n-2m E अपॉन R प्लस NR। कब यूज करते हैं? जब n सेल सीरीज में है और n में से m जो है वो रॉन्गली कनेक्ट कर दिया गया है, अपोजिट मैनर में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे n का वैल्यू दे रखा है हेयर n 8 सेल, ठीक है। रॉन्गली कनेक्टेड कितना है? तो इसमें एक ही ऐसा है जो रॉन्गली कनेक्टेड है, वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड इन रिवर्स। तो n का m का वैल्यू हो गया 1, तो इसमें पुट कर दो n-2 इंटू 1 E अपॉन R प्लस 8R। तो हो गया 6E R प्लस 8R। 6E R प्लस 8R 32 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ इलास्टिक कोलिजन। नहीं, काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन कंजर्व नहीं रहता है। बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, ड्यूरिंग नहीं। ड्यूरिंग कुछ सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर अकर्स इन इलास्टिक कोलिजन।
ये वाला गलत है, डिफॉर्मेशन तो होता ही है, कंप्लीट रिफॉर्मेशन होता है अगर इलास्टिक कोलिजन है तो। मतलब कि पहला नो डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर, सॉरी कुछ तो मिस्टेक किया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द इलास्टिक कोलिजन, एवरी इंस्टेंट ऑफ इलास्टिक, नहीं तो ये गलत है, सही बात है। दूसरा, नो डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर अकर्स इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में किसी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये भी गलत है, डिफॉर्मेशन होता है। तो हियर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर इन करेक्ट। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा बच्चे ऑप्शन नंबर 2। 33 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। चलिए नेक्स्ट, इफ एन अमीटर इज टू बी यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द अमीटर। वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता है बच्चे, तो सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, सवाल में कुछ है नहीं। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, सॉरी पैरेलल है, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट 35 देखते हैं। The magnetic force on a charged particle moving in the field does not work. Magnetic force work नहीं करता because इसका कारण क्या है जी? The magnetic force is parallel to magnetic field, गलत बात है। The magnetic force is parallel to the velocity of the particle, गलत बात है। Kinetic energy of the charged particle does not change, ये सही बात है। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी चेंज नहीं होता है क्योंकि फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में रहता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो 35 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, तो 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट 36 देख लेते हैं। 36 नंबर, अ कॉइल हैविंग 600 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 600, अ स्क्वायर शेप ईच ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा बच्चे, एक साइड है 20, 0.2 इंटू 0.2 पे हो जाएगा 0.04 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड विच इज इंक्रीजिंग, dV अपॉन dt दे रखा है 0.5 टेस्ला पर सेकेंड। EMF होता है बच्चे d अपॉन dt, आप इसको लिख सकते हो NA dV अपॉन dt। n का वैल्यू 600 है, a का वैल्यू 0.04 है, dt का वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ से 24 इंटू 0.5 12 वोल्ट आएगा। तो 36 का सही ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 1, तो 36 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 37, in non-resonant circuit, what will be the nature of circuit for frequency lower than the resonance frequency, है ना। तो ये सब डायग्राम से आपको याद होगा, आई और ओमेगा के बीच में जो ग्राफ होता है वैसे होता है, ये ओमेगा नॉट होता है। इस साइड में आएंगे तो XC जो है वो ग्रेटर देन XL होगा, और इस साइड में XL ग्रेटर देन XC होगा। तो इस तरफ कैपेसिटिव सर्किट होता है और इस तरफ इंडक्टिव सर्किट होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द सर्किट फॉर फ्रीक्वेंसी लोअर देन रेजोनेंट, मतलब इस साइड में, तो इस साइड में कैसा है कैपेसिटिव। तो 37 का करेक्ट आंसर हो गया बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तो 37 का 3। नेक्स्ट 38 देखते हैं। The figure shows plot of photocurrent versus anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiation. Which of the following is correct? देखो इस ग्राफ को ध्यान से देखो, क्या समझ में आ रहा है। ये दोनों सेम जगह से स्टार्ट कर रहा है ना, मतलब इन दोनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होने का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम होना हो जाता है। तो B एंड A सेम फ्रीक्वेंसी है,
है ना। और बी और सी को देखोगे तो बाद में जाके एक हो गया, सैचुरेशन करंट दोनों का सेम है ना। तो मैं क्या बोलूं, बी एंड सी हैव सेम सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट, है ना। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन इन डेंसिटी सेम होगा, नंबर ऑफ फोटोन डेंसिटी क्या होगा, मतलब इंटेंसिटी बोल सकते हैं सेम है, मतलब इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन्स के टर्म्स में सेम है, मतलब दोनों पे सेम नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहा है ना। तो सही आंसर चूज कर लीजिए, सेम फ्रीक्वेंसी, बी एंड ए का सेम फ्रीक्वेंसी, बी एंड ए का सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट इंटेंसिटी। तो बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग सेम इंटेंसिटी, गलत हो गया। बी एंड सी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, तो बी एंड सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, बी एंड सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है बट सेम इंटेंसिटी है, तो ये भी गलत हो गया। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ए एंड बी सेम फ्रीक्वेंसी है, तो ये तो सही है आधा। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट बोल रहा है, डिफरेंट बोल रहा है, तो ये भी गलत हो गया बच्चे। कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट सेम फ्रीक्वेंसी, ए एंड बी का फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन ए एंड बी का सैचुरेशन करंट अलग है, मतलब इंटेंसिटी डिफरेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। A point object O is placed in front of a glass rod moving a spherical end of radius curvature 40 cm. The image would be formed at. इमेज का पोजीशन निकालना है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है और स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है म्यू टू बाई वी म्यू वन बाई यू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो म्यू टू मतलब दूसरा वाला मीडियम, दूसरा वाला मीडियम हो गया 1.5 अपॉन वी माइनस म्यू वन 1 अपॉन यू माइनस ऑफ 20 आ जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन लिखेंगे बच्चे तो 0.5 आ जाएगा, आर पॉजिटिव है इसलिए 40 आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.5 अपॉन वी इक्वल टू 1/80 माइनस 1/20, ये हो जाएगा 81 माइनस 4, तो 1.5 अपॉन वी इक्वल टू -3 अपॉन 80। ठीक है, 1.5 को 3/2 लिख देते हैं, टू भी इक्वल टू -80 v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर मतलब इमेज इस साइड में बनेगा, है ना। द इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट 40 सेंटीमीटर लेफ्ट, हाँ सही है, 30 लेफ्ट साइड में, है ना। तो 39 का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, unpolarized light of intensity I0 is incident on a surface of a block of glass at Brewster angle. In that case, which of the following statement is true? तो ब्रिस्टर एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होता है बच्चे, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है और उसका इंटेंसिटी I0/2 से कम होता है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो ट्रांसमिट भी हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ, और पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। अगर पूरा का पूरा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता तब इंटेंसिटी I0/2 होता, है ना, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो गया होगा, रिफ्रैक्ट कर गया होगा, है ना। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा और इंटेंसिटी क्या होगा I0/2। ब्रिस्टर एंगल आप पढ़ेंगे तो डेफिनेशन है उसी चीज़ का। तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, पार्शियली कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है, विद इंटेंसिटी लेस देन I0/2, तो ये सही है।
हाफ से कम होगा, हाफ से कम होगा। पूरा का पूरा लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो जाता तब हाफ होता है ना, क्योंकि कंप्लीटली पोलराइज हो रहा है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट 41। A fish looking up through the water see the outside world contained in a circular horizon. If the refractive index of water is 4/3 and the fish is 12√7 centimeter below the surface, the radius of this circle is below the surface, the radius of the circle is। जैसे देखो एक मान लो लेक है और इसमें नीचे फिश है ना, और ये फिश कितना डेप्थ पे है बच्चे, तो ये बोल रहा है कि यह है 12√7 अंदर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का 4/3। अब देखो बच्चे ये कहाँ तक देख सकता है, इसके बाद सारे का सारा लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस TIR हो जाएगा, इससे इसके बाद क्या हो जाएगा TIR, क्योंकि लाइट जो है ना, लाइट जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, एक मिनट। अ फिश इज लुकिंग अप थ्रू द वाटर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड कंटेन्ड इन अ सर्कुलर हॉरिजन। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, द फिश इज सेंटीमीटर बिलो। हाँ, तो सेम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से, इधर से ही लाइट आ पाएगा इसके पास बच्चे, इधर से नहीं आ पाएगा, है ना। इसके इधर जो भी इंसिडेंट होगा इस सर्कुलर पोर्शन में, वही लाइट इसके पास जाएगा और उसी को ये देख पाएगा। तो कहाँ तक देख पाएगा, तो क्रिटिकल एंगल तक, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा θc। अब हम लोग जानते हैं sin θc होता है 1/μ, तो sin θc लिखेंगे तो हो जाएगा 3/4, 1/μ करेंगे तो 3/4। अब यहाँ से tan θc लिख सकते हैं, tan θc लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा 3 अपॉन ए हो जाएगा P/H, B लिखेंगे तो √16 - 9, 3/√7 हो जाएगा tan θc। और tan θc लिखेंगे तो ये वाला रेडियस, जितना रेडियस में देख पाएगा वो, अपॉन डेप्थ h, है ना। तो tan θc इक्वल टू हो जाएगा R/H। tan θc हो गया कितना, 3/√7। ठीक है बच्चे, है ना। और R हमें निकालना है, H दे रखा है, तो R यहां से सॉल्व करेंगे तो आएगा 36 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। इससे बाहर का लाइट आ ही नहीं सकता बच्चे, है ना, इससे बाहर का वो देख ही नहीं सकता। ठीक है, कहां तक देख सकता है, यहां तक जो भी लाइट इंसिडेंट होगी, है ना, वही इस तरीके से इसके पास आएगी और ये बाहर का वर्ल्ड देख सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 41 कंप्लीट हुआ, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। नेक्स्ट 42 नंबर देखते हैं बच्चे। If two waves represented by 1 6 sin omega t and by 2 8 sin omega t plus pi/3 interfere at a point, the amplitude of resulting wave is। amplitude of resultant wave क्या लिखते हैं बच्चे, वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग जानते हैं a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi, जो भी फेज डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, है ना। तो आप देखेंगे a1 है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 2 × 6 × 8 cos pi/3, तो हो जाएगा 36 + 64 प्लस cos pi/3 1/2 हो जाएगा, 6 × 8 बचेगा इधर, तो 100 + 48, ये लगभग 12.15 के बराबर आता है बच्चे। तो हमें नियरली अबाउट पूछ रहा है, तो 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 यूनिट। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट 43 देख लेते हैं।
43. A double slit experiment is performed with light of wavelength 400 nanometer. A thin film is of thickness 3 micrometer and refractive index 1.8 is introduced in the path of the lower beam, है ना. यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है, यहाँ पे इसमें, तो जिस तरफ इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे, है ना, उसी तरफ शिफ्ट देखने को मिलता है ना. तो इस तरफ शिफ्ट हो गया होगा सेंट्रल मैक्सिमम, है ना. कितना से शिफ्ट हुआ, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड हो जाता है बच्चे म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन लैम्डा. क्या हो जाता है, लैम्डा, म्यू माइनस वन टी अपॉन लैम्डा. ये फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा इसके अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर. तो म्यू हो गया 1.8 माइनस 1, थिकनेस दे रखा है 3 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर, तो 4 इंटू 10⁻⁻7, 4 इंटू 10⁻⁻7. अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 0.8 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ से इसको 0.4 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकते हैं, कट जाएगा 2 टाइम्स, है ना. 6 फ्रिंज आएगा, 6 फ्रिंज, है ना. नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड किसके बराबर हो जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्डा के बराबर. तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड कितना आया, 6 आया. क्लियर है, डायरेक्ट फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, किधर शिफ्ट करेगा, तो जिस तरफ हम लोग फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं उसी साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो हमने लोअर वाले में किया है, किधर किया है, लोअर वाले में, तो लोअर साइड शिफ्ट करेगा. तो शिफ्ट डाउनवर्ड बाय 6 फ्रिंज, पहला ही ऑप्शन है. 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. A bullet is fired from a gun. The force on bullet is given by, अच्छा, force on bullet 500 minus 4 into 10⁻⁴t, where F is in Newton and T is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it lifts the barrel. What is the impulse imparted to the bullet? Impulse पूछ रहा है बुलेट पे कितना इम्पार्ट किया गया. तो पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा, कितना टाइम तक फोर्स लगा. तो जब तक फोर्स 0 नहीं हुआ तब तक फोर्स लग रहा था. तो अगर F इक्वल टू 0 कर दें तो हो जाएगा 500 4 इंटू 10⁻⁴t, और T इक्वल टू लिखेंगे बच्चे तो हो जाएगा 5/4 इंटू 10⁻⁻2. यही तो होगा, है ना. ये हो गया टाइम, इतना टाइम तक फोर्स लग रहा था. तो इम्पल्स डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स जे के बराबर होता है, और वो पी डी टी, एफ डी टी के बराबर होता है. किसके बराबर होता है, एफ डी टी के, है ना. तो डेल्टा पी लिखेंगे तो एफ जो आएगा वो आएगा 500 माइनस 4 इंटू 10⁻⁴t इंटू डी टी. क्लियर है, क्लियर है बच्चे, इंटू डी टी. ठीक है. लिमिट कहाँ से कहाँ, तो टाइम 0 से t डाल देंगे. अभी हो जाएगा 500t माइनस 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू t²/2, है ना. 0 से t का मतलब ये है वैल्यू 5/4 इंटू 10⁻⁻2. अब इसको पुट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और कोई दूसरा तरीका नहीं है कि मैं बता सकता हूँ आपको. तो 500 पुट कर लेते हैं 5/4 इंटू 10⁻⁻2, 2 इंटू 10⁻⁴,
स्क्वायर करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 25/16 10⁻⁻4 कट गया 25/4 माइनस 25/8 न्यूटन सेकेंड। 25/8 आ रहा है, 25/8 है क्या? हाँ, सेकेंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर। हाँ, 45 नंबर। Body A of mass 6m moving with a speed u collides with another body B of mass 4m at rest. The collision is head-on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body A है ना। देखो बच्चे, इलास्टिक कोलिजन है ना, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, जितना एनर्जी ट्रांसफर होगा ट्रांसफर्ड है ना, जितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय ए हमसे पूछ रहा है, मतलब हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ये होता है बच्चे फॉर्मूला फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड का, फ्रॉम प्रोजेक्टाइल टू टारगेट। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल उतना ही लॉस करेगा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक को ले जाना जितना टारगेट को ट्रांसफर होगा। तो 1 माइनस m2 माइनस m1, तो 6m माइनस एक है 4m अपॉन 6m प्लस 4m का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 माइनस 2/5 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/25 24/25 आएगा। 24/25 ऑप्शन नंबर 4। 6m माइनस 4m 2m, 6m प्लस 4m 10m, तो 2/10 1/5 आ गया। 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बच्चे 1/25। तो 1 माइनस 1/25 क्या आया? 24/25। और 45 का सही आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ, 46 नंबर क्या बोला जा रहा है इसके अंदर? अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास 8 kg मीटर स्क्वायर इज स्पिनिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी 40 रेडियन पर सेकेंड। ए व्हील इज ब्राउट टू रेस्ट बाय अ ब्रेकिंग टॉर्क इन 5 सेकेंड, देन द टॉर्क इज। तो यहाँ से अल्फा हम लोग लिख सकते हैं बच्चे। देखो फाइनली ओमेगा फाइनल 0 हो रहा है, ओमेगा इनिशियल 40 दे रखा है, टाइम दे रखा है तुम्हें, है ना। तो अल्फा लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टॉर्क, है ना, अपॉन टाइम, सॉरी। ओमेगा फाइनल है 0, 40/5, तो माइनस 8 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर अल्फा है। रिटार्डिंग टॉर्क लग रहा है यहाँ पे, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा। माइनस साइन बता रहा है, रिटार्डेशन है, हमसे टॉर्क पूछ रहा है। तो आई दे रखा है 8 और ये भी आया 8, कितना हो गया? 64 न्यूटन आई अल्फा, तो न्यूटन मीटर, है ना, 64 न्यूटन मीटर। 46 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो 46 का 1 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 47। The breaking force for a wire of diameter d of material is F. The breaking force for the wire of the same material of the radius. देखो बच्चे, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो किसी और बात पे डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, एक कांस्टेंट होता है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। और ब्रेकिंग फोर्स जो होता है, फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स
है ना, वो हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया। ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हो जाएगा ये तो कांस्टेंट रहना है बच्चे, मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मतलब कि ब्रेकिंग फोर्स जो है, ब्रेकिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, रेडियस के। एरिया प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो F1 बाई F2 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए सवाल में देख लीजिए, इधर ही कर देता हूँ। पहले फोर्स F लग रहा था, बाद में फोर्स पूछ रहा है जब फोर्स F कब था जी, जब डायमीटर D था, मतलब रेडियस D/2 था। रेडियस लिखें तो क्या लिखेंगे, D/2। डायमीटर दे रखा है बच्चे, आप ध्यान से देखोगे तो पहले डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा D/2, और बाद में रेडियस 4D हो गया। एक जगह डायमीटर दे रखा है, एक जगह रेडियस दे रखा है, तो ये कंफ्यूजिंग है, मतलब आप ध्यान नहीं देंगे तो आपसे गलती हो सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे D और D कट गया, 1/8 का स्क्वायर हो गया, तो F2 इक्वल टू 64F आएगा। क्या आएगा, 64F। तो 47 का 3 नंबर है। ठीक है बच्चे, तो 47 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर इनकरेक्ट फॉर SHM। SHM के लिए x हो जाता है बच्चे a साइन ओमेगा टी, v लिखेंगे dx अपॉन dt होगा, ये हो जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है ना। देखो कितना का फेज डिफरेंस, 90 डिग्री का। और फिर से एक्सेलरेशन लिखते हैं तो हो जाता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। कितना का फेज डिफरेंस, 180 का, है ना। तो फेज डिफरेंस बिटवीन a एंड v इज π/2। a और v के बीच में देखेंगे तो फिर से π/2 है। ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन x, v एंड x इज π/2, v एंड x इज π/2 है भी ठीक है। फेज डिफरेंस बिटवीन a एंड x इज 0, 0 नहीं है बच्चे, फेज डिफरेंस कितने का है, माइनस है प्लस है ना। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे 180 का है, तो इनकरेक्ट चूज करना था, तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ग्राफ से भी पहचान सकते थे। 49, escape velocity of 15 kg body on a planet is 4 मीटर पर सेकेंड। v escape होता है रूट अंडर 2gm/r। ठीक है, और ये दे रखा है 4, 2gm/r इक्वल टू 4 है, तो हो जाएगा 16 इक्वल टू 2gm/r, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, और 8 इक्वल टू हो गया gm/r। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द प्लैनेट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस gm/r, तो माइनस gm/r इंटू m, तो माइनस gm/r है 8 और m है 15, माइनस 120 जूल, माइनस 120 जूल। तो 49 का करेक्ट आंसर आया बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, 49 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख ही लेते हैं। 50 नंबर, अ ब्लॉक ऑफ मास m is at rest on an inclined plane which is making an angle theta with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the plane is mu. Then frictional force acting between the surface is. frictional force पूछ रहा है surface के बीच में, क्या पूछ रहा है हमसे, frictional force। ध्यान रखिए यहाँ पे थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू है, मतलब दिस थीटा इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिपोज, यही बताया जा रहा है यहाँ पे।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज, तो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो जब एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो स्लाइड करने वाला नहीं है, ये रेस्ट में है। और ये जब रेस्ट में है बच्चे तो इस पर उतना ही फ्रिक्शन लग रहा है जितना mg का कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ। तो इस केस में जो फ्रिक्शन हो जाएगा वो mg साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। रेस्ट में है मतलब फ्रिक्शन इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ mg साइन थीटा, तो fr इक्वल टू mg साइन थीटा। सही आंसर जो बन रहा है इसका 50 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चों? तो हमारा जो सॉल्यूशन था पेपर का वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।